बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से कह दिया है कि हम लोगों से गलती हो गई थी, अब हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों की पार्टी में कुछ लोगों की गलती 2 बार हुई है, जिस कारण हम लोग 2 बार अलग हुए थे। आज फिर एक हो गए हैं, जब फिर कभी भी अलग नहीं होंगे। एक बार फिर हम ये कह दे रहे हैं, कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, पुलिस में भी महिलाओं को का 35% हमने आरक्षण कर दिया है। बिहार में जितनी पुलिस में महिलाएं हैं और अपने देश में कहीं भी पुलिस में महिलाएं नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जब पुलिस में बहाली कराया है, विकास के बहुत काम किए हैं। महिलाएं आज आगे बढ़ रही है। अगर पुरुष ना रहे तो फिर महिलाओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब महिला इसी तरह खत्म हो जाएगी, इसीलिए महिलाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2005 से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और हम लोग साथ में हैं, काफी विकास का काम किया है। 2005 से पहले शाम में घर से बाहर नहीं निकलता था कोई, और न ही कहीं रास्ता बना था। दोस्तों छठ के बाद 2 लाख लोग वापस अब बिहार से अपने काम के लिए लौट रहे हैं, जब बिहार से दूसरे राज्यों के लिए 50 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। आपको बता दूं कि छठ महापर्व के समाप्त होते ही प्रवासी बिहारी अब वापस लौटने लगे हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भीड़ देखी जा रही है, जब ट्रेनों में 4 महीने पहले ही सीट फुल हो जाने के कारण लोग जनरल बोगी में यात्रा करने पर मजबूर हैं। जहाँ 30 नवंबर तक पटना से होकर के गुजरने वाली किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है, लोग तत्काल टिकट के भरोसे हैं। इधर ट्रेनों में सीटें नहीं मिलने के कारण कई लोग फ्लाइट्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना किराया देना पड़ रहा है। जब पटना से रांची का किराया 25,000 से 35,000 रुपए तक हो गया है, जो कि विदेश के दूसरे देशों से सफर करने से भी महंगा है। यानी कि आप विदेश अगर जाएंगे तो इतना किराया नहीं लगेगा जितना आप अपने भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर करेंगे। वहीं पर बिहार से दूसरे राज्य में जाने वाले बस का किराया भी आसमान छू रहा है। जब पटना से लखनऊ जाने के लिए बस का किराया 2800 से 3500 तक है। जी हाँ, रेलवे ने प्रतिदिन बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन से 150 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में अनारक्षित और फिर आरक्षित ट्रेन शामिल है। दोस्तों बिहार में दिसंबर महीने से ठंड शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि नवंबर में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, रात के तापमान में गिरावट होगी, लेकिन जो ठंड महसूस होगी वो दिसंबर से। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, नवंबर का महीना चल चुका है, 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मौसम में किसी भी तरीके के बदलाव की संभावना नहीं है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार के लोगों को महीने के अंत तक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिलहाल बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हालांकि रात के तापमान में रोजाना गिरावट देखी जाएगी। मौसम विभाग के माने तो दिसंबर के पहले सप्ताह से ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर बिहार में इस सप्ताह बारिश का कोई भी अलर्ट नहीं है। जब पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर समेत अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य शुष्क रहने के आसार हैं। दूसरी ओर बिहार के 7 जिलों में एक्यूआई लेवल 100 के पार जाने की वजह से हवा जहरीली हो गई है। मुजफ्फरपुर का एक्यूआई सबसे ज्यादा 211 दर्ज किया गया है। इसके अलावा पटना का एक्यूआई 178, सीवान 176, कटिहार 171, हाजीपुर 162, पूर्णिया 151 और किशनगंज का भी एक्यूआई भी 151 दर्ज किया गया है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा, तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा। अभी तक ठंड का कुछ भी अता पता नहीं है, जबकि अक्टूबर के आखिरी में ही बिहार में हल्की ठंड शुरू हो जाती है और यहाँ पर नवंबर महीना शुरू हो चुका है, हफ्ता बीत चुका है और अभी तक कोई भी ठंड का अता पता नहीं है। दोस्तों तेजस्वी यादव 35 साल के हो गए हैं, जब केक काट करके तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया गया है। जब इसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट लिखा है और तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। जब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईश्वर आपके इस विशेष दिन पर आपको अपने आसपास के सभी लोगों के लिए किए गए सभी अच्छे कार्यों और परिवार, दोस्तों और फिर समग्र रूप से समाज में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आशीर्वाद दें। आपको बता दूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का
कल जन्मदिन था, वह 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। जब उन्होंने गया जिले में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काट करके अपना जन्मदिन मनाया है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर राजद नया पोस्टर जारी किया है। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर पलटवार करते हुए लिखा कि हम तो A to Z है ना, कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। पार्टी की ओर से एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि जुड़े के बाद जीते के बाद। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। बिहार में शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर अब उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। जी हां, 1 महीने में 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो फिर एक कैजुअल लीव यानी कि CL से एडजस्ट किया जाएगा। विभाग के इस आदेश का असर बिहार के 5 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। जब विभाग ने यह नया आदेश जारी कर दिया है, आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि अब शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर ई शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली को जोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के मुताबिक शिक्षक या फिर कर्मी 4 दिन तक स्कूल लेट पहुंचते हैं तो उनकी एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी। ACS के मुताबिक नियमावली में स्पष्ट है कि तय समय में 10 मिनट तक की रियायत दी जा सकती है। शिक्षकों को सामान्य प्रशासन विभाग का ऑर्डर देखना चाहिए। जब शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन के आदेश को लागू किया है। आपको बता दूं कि अभी शिक्षकों का अटेंडेंस 1 मिनट भी लेट होने पर उस दिन का वेतन ही काट दिया जा रहा है। जहाँ इस तरह बीते अक्टूबर महीने में बिहार में लगभग 17,000 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काटा गया है। वहीं पर पंच करने पर किसी तरीके का इंटरनेट इश्यू होने पर प्रिंसिपल को इस बारे में जानकारी देनी होती है। प्रिंसिपल संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि BEO को बताते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और फिर शिक्षकों को उचित समाधान नहीं मिल पाता है। जब बिहार सरकार अब क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को भी कंप्यूटर का ब्रिज कोर्स करवाएगी। जब बिहार सरकार ने ब्रिज कोर्स के तहत क्लास 10 से नीचे 6 तक कंप्यूटर बुक छपवाया। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जब कंप्यूटर शिक्षकों को स्पेशल क्लास के तहत बच्चों को इसे पढ़ाना होगा। जानकारी के अनुसार क्लास 6 से 8 में नए सेशन की शुरुआत से कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। क्लास 6 से 8 में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद इसे क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट के लिए भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने वक्फ बिल को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि JPC की मीटिंग शोबेबाजी है। इसमें ऐसे लोगों को सरकार के पक्ष में बुलाया जा रहा है जिसको वक्फ से कोई भी लेना देना नहीं है, जो उनको वक्फ का मतलब तक मालूम नहीं है। आपको बता दूं कि सांसद डॉक्टर जावेद आजाद JPC के सदस्य भी हैं। उन्होंने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत की है कि मोदी सरकार का रवैया तानाशाही है, विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। JPC बैठक हफ्ते में 2 दिन रखते हैं, उसमें 4 दिन बर्बाद हो जाता है। एक सांसद को कई काम होते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस बैठक में शामिल होने में दिक्कतें आ रही है। स्पीकर से मिलकर के हमने अपनी परेशानी बताई है। विपक्ष इसका बहिष्कार कर रहा है। अभी टूर चल रहा है, इसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। बैठक आज से शुरू हुई है। आज गुवाहाटी में, उसके बाद भुवनेश्वर, फिर कोलकाता, उसके बाद पटना और लखनऊ में लगातार मीटिंग है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा है कि उनकी मंशा है कि वक्फ की जमीनों को धीरे धीरे कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्त को बांट देंगे। ये वक्फ तक ही सीमित नहीं रुकेगा। अलग अलग धार्मिक जमीनें, मंदिर, गुरुद्वारा जमीनों पर कब्जा करके धीरे धीरे अपने पूंजीपति दोस्तों में बांट देंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से दहेज को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के जमुई में दहेज को लेकर के 9 विवाहिता को घर से निकाल दिया है। जब दहेज को लेकर के महिला को घर से निकाल दिया गया है। पति और परिजनों ने दहेज की डिमांड की थी। इनकार करने पर पत्नी और ससुर की जमकर के पिटाई की, उसके बाद घर से निकाल दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के जमुई के खैरा थाना इलाके में दहेज के लिए एक महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इससे पहले दहेज से इनकार करने पर महिला और फिर उसके पिता की जमकर की पिटाई की गई थी। जब पिटाई से घायल महिला और फिर उसके पिता को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज कराया गया। इस दौरान महिला के पिता ने पूरी कहानी बताई। जब मामला खैरा थाना इलाके के पकड़ी गांव का है। जब पीड़ित महिला की पहचान निशा कुमार, जबकि उसके पिता की पहचान सत्यनारायण शाह के रूप में हुई है। घायल सत्यनारायण शाह ने बताया है कि वे अपनी बेटी को उसके ससुराल से मायका ले जाने के लिए पहुंचे थे। घायल सत्यनारायण ने बताया है कि जैसे ही वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो दामाद और उसके परिजन ने दहेज की डिमांड कर डाली। उन्होंने कहा कि जब तक दहेज नहीं मिलेगा निशा अपने मायके नहीं जाएगी। इस दौरान सत्यनारायण शाह ने दहेज से इनकार कर दिया तो फिर बेटी समेत उसकी पिटाई कर दी और घर से निकाल दिया।
दोस्तों पप्पू यादव ने एक बार फिर से बड़ी बात कहती है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार जान से मार देने की धमकी मिल रही है। 7 नवंबर छठ के पहले अधड़े के दिन उन्हें फिर से जान से मार देने की धमकी दी गई। यह सांसद पप्पू यादव के पीए मोहम्मद सादिक आलम के मुताबिक दिल्ली स्थित पप्पू यादव के ऑफिस में व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज किए गए। इस धमकी पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं ना भगवान से डरता हूं न इंसान से, मैं सच के साथ खड़ा हूं, जिसे जो करना है कर ले, आगे भी अपनी बात बेबाकी से रखते ही रहेंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जान से मार देने की धमकी दी गई। मैसेज में धमकी देने वालों ने खुद को कौड़ी भाई बताया है। डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगा रखी है। इससे पहले भी कई अन्य नंबर से जान से मार देने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि मलेशिया में मयंक सिंह बैठा हुआ है। अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पनाह दे रखी है। मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है? वे चाहते हैं कि पप्पू यादव को मार दे। किसने अपराधियों को संरक्षण दे रखा है? यह कहना है पप्पू यादव का। मुस्लिमों को कभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा। मेरे रहते हुए मुस्लिमों को तो आरक्षण मिल ही नहीं सकता है। यह कहना किसका है पता है? यह कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने कहा कि हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। जी आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में अमित शाह ने रोड शो किया। ये गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनाव सभाएं की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासियों और फिर दलितों से आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, तब तक हम दलितों और फिर पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। जब कांग्रेस ओबीसी कोटा के खिलाफ है। जब उलेमाओं की एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की तो फिर उसने 10% आरक्षण देने का वादा किया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता है, मगर ये कांग्रेस और फिर जेएमएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमान को आरक्षण देना चाहते हैं। ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। दोस्तों राहुल गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार करने के दौरान एक सभा की है। इस दौरान जमशेदपुर में राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी अंबानी की शादी में जाते हैं, लेकिन किसी गरीब के यहाँ पर शादी में नहीं जाते हैं। एक बार मैंने देखा कि वे तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक करके मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं है। इससे पता चलता है कि वे आपके नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान में युवा और फिर महिलाएं दुखी है, देश में महंगाई बढ़ती है, तो फिर सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसे लेने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने मोदी जी से साफ कह दिया है कि आप जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं। जब हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण में 50% की दीवार को तोड़ देंगे। दोस्तों पटना वासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि पटना के गांधी मैदान में इस साल भी सीआरडी की ओर से पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये पुस्तक मेला 6 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर 2024 तक लगेगा। इस बार की थीम है पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी। इस बार पटना पुस्तक मेला भारत लोकप्रिय गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चर्चित लेखिका उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। ये जानकारी सीआरडी पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने दी है। पुस्तक प्रेमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीआरडी पटना पुस्तक मेला गांधी मैदान गेट नंबर 10 की ओर होगा। यह पटना पुस्तक मेला में कार्यक्रमों का विशेष आकर्षण होगा, जिसमें सिनेमा, उनेमा, कला, दीर्घा, जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक, कलम, कविताएं, किस्सागो, ओपन माइक, बच्चे जैसे कथा, कहानी, कैंपस स्कूल उत्सव, सूर संगीत आदि प्रमुख कार्यक्रम होंगे। इस बार सभी कार्यक्रमों को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के लिए एक सिनेमा हॉल निर्मित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक दिन फीचर फिल्म और फिर शॉर्ट फिल्म दिखाए जाएंगे। प्रत्येक दिन फिल्म के विविध विषयों पर संवाद होगा, जिसमें देश भर के सिनेमा कलाकार और फिर विशेषज्ञ भाग लेंगे। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर पटना आए थे और फिर नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे का समय स्टीमर पर बिताया। जेपी नड्डा का जुड़ाव पटना से काफी रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब वो छठ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ स्टीमर पर घूमे और फिर लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बीजेपी से जुड़े हुए कई नेताओं के यहाँ भी गए। जेपी नड्डा आरएसएस कार्यालय विजय के निकेतन भी पहुंचे थे, राज्यपाल से भी मिले और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान के आवास पर भी गए।
गए। जब उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेपी नड्डा किसी खास मकसद से पटना आए थे। सूत्र बता रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका होमवर्क शुरू हो चुका है। जहाँ सामने बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और इसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। नड्डा की बिहार यात्रा को राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। यह राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय कहते हैं कि जीतन राम मांझी और फिर चिराग पासवान के विचार कई मुद्दों पर अलग अलग रहे हैं। ऐसे में इमामगंज उपचुनाव की राजनीति को साधने के लिए चिराग पासवान के यहाँ जाना नड्डा को जरूरी लगा है। आपको बता दूं कि बिहार में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। जब कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा उस भागलपुर से शुरू की जहां पर बिहार में आजादी के बाद 89 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों में मैसेज यही गया है कि बीजेपी की रणनीति के तहत ही गिरिराज सिंह ने ये यात्रा निकाली थी। दोस्तों, पटना के लोगों को डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया ने भी परेशान कर रखा है। कल चिकनगुनिया के 20 मरीज मिले हैं। इससे अब तक 281 लोग पीड़ित हो चुके हैं। एक ही मच्छर एडीज के काटने से डेंगू और फिर चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया मरीज जोरों के असहनीय दर्द से परेशान होते हैं। ठीक होने के बाद भी दर्द से परेशाान रह रहे हैं। हालांकि इस दर्द के इलाज की जरूरत नहीं है, खुद ही ठीक हो जाता है। उधर गुरुवार और फिर शुक्रवार को डेंगू से बिहार में 172 लोग पीड़ित हुए। इनमें 109 मरीज पटना के हैं। IGIMS के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज चौधरी का कहना है कि ठंड पड़ने पर ही डेंगू के मच्छरों का प्रकोप कम होगा। इसलिए अभी मच्छरों के बचाव ही बेहतर इलाज है। डेंगू का कोई विशेष इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज चलता है। इसलिए लक्षण मिलने पर जांच करा लेना चाहिए। जांच की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। दोस्तों, पूर्णिया में एक मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दूं कि पूर्णिया में खजांची थाना क्षेत्र के KRN शाह चौक स्थित 57 साल पुरानी राम जानकी मंदिर में चोरों ने देर रात दान पेटी चुरा लिया। चोरों ने मंदिर परिसर से पेटी का मजबूत वाला लॉक काट करके पूरी दान पेटी अपने साथ ले गए हैं। जब मंदिर कमेटी ने बताया है कि उसमें लगभग 70,000 रुपए थे और सभी पैसे चोरों ने उड़ा ले गए हैं। जब चोरों ने काफी बारीकी से घटना को अंजाम दिया है। मंदिर परिसर में बने कमरे में सोए हुए पुजारी को भी इसकी भनक नहीं लगी। साथ ही परिसर में लगे CCTV के तार को काट करके वारदात को अंजाम दिया गया। यह जानकारी मिलते ही इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। दोस्तों, बिहार के बेतिया में बगहा के पाकर गांव के निवासी राजा यादव, जिन्हें लोग बिहार का टार्जन कहते हैं, इन दिनों अपनी बेहतरीन फिटनेस और फिर अपने दौड़ से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन्होंने बिना किसी अत्याधुनिक सुविधा के खुद को हर रोज 20 से 25 किलोमीटर की दौड़ और कठिन ट्रेनिंग के जरिए मजबूत बना रहे हैं। वे दावा करते हैं कि वे 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनके गाड़ियों के साथ दौड़ते हुए वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। राजा यादव का ये कठिन सफर उनके पिता लाल बाबू पहलवान के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश है। यह एक नेशनल लेवल एथलीट रहे। उनके पिता गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे और राजा अब इस सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। राजा यादव का कहना है कि उनका लक्ष्य न केवल गोल्ड मेडल जीतना है, बल्कि बिहार के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनना है। सोशल मीडिया पर राजा यादव के राजा यादव फिटनेस अकाउंट पर उनके लाखों फॉलोअर्स। वे जंगल और कच्ची सड़कों पर कठिन ट्रेनिंग करते हुए अपने वीडियो शेयर करते हैं, जो लोगों को उनके प्रति ज्यादा आकर्षित कर रहा है। राजा यादव के अनुसार उनके प्रशिक्षण में आधुनिक सुविधाएं नहीं, लेकिन उनका संकल्प और फिर आत्मशक्ति उन्हें मजबूत प्रदान करती है। यही वजह है कि उन्हें बिहार का टार्जन के नाम से जाना जाता है। राजा यादव का फिटनेस रूटीन भी उनकी कड़ी मेहनत को बखूबी दर्शाता है। हर रोज हर दिन 3000 पुशअप और 4 घंटे तक लगातार दौड़ने का अभ्यास उनके अनूठे फिटनेस का आधार है। जहाँ उनका मानना है कि उनकी शक्ति का राज उनकी नियमित ट्रेनिंग और पारंपरिक आहार में छिपा है। जब कुश्ती में भी सक्रिय राजा यादव स्थानीय स्तर पर कई मुकाबले जीत चुके हैं और अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि उनके इस मेहनत और फिर संकल्प से एक दिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सफलता मिलेगी। राजा यादव और फिर बिहार टार्जन का ये सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, बीते दिनों बिहार के जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में घूम रहे एक फर्जी IPS अफसर मिथिलेश मांझी को पुलिस ने पकड़ा था, जो कि खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मिथिलेश ने फर्जी IPS की वर्दी सिलवा करके पहन रखी थी और इलाके में नकली पिस्तल लगा करके धौस जमाने के उद्देश्य से घूम रहा था। एक तो उसकी उम्र कम थी, जब ऊपर से उसने जिस तरह से वर्दी पहन रखी थी उसे देखकर ही सभी को शक हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ा गया था। तब बाउंड भरवा करके पुलिस ने उसे छोड़ दिया। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश
के देवरिया में सामने आया है, जहां पर फर्जी महिला दारोगा का खुलासा हुआ है, जो वर्दी पहन करके 8 साल से भौकाल बना रही थी। तभी बाजार में तैनात पुलिस कर्मियों ने वर्दी पहने महिला दारोगा को बाइक पर देखा तो शक हुआ। तब बाइक रोक करके जब पूछताछ की तब पूरा भेद खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी महिला दारोगा को हिरासत में ले लिया। जब बताया जाता है कि फर्जी महिला दारोगा पिछले 8 साल से खाकी वर्दी पहन करके भौकाल बनाती थी। देवरिया की खामकर थाने की पुलिस ने भिंगारी बाजार से फर्जी महिला दारोगा को तब पकड़ा जब वो एक युवक के साथ बाइक पर बैठ करके कहीं जा रही थी। उस वक्त वह वर्दी में थी। फर्जी महिला दारोगा के हाव भाव को देख करके वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को शक हुआ, जिसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तब उसकी हकीकत सबके सामने आई। फर्जी महिला दारोगा और फिर युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की तब महिला ने पुलिस को बताया कि वह खामपाड़ थाना की रहने वाली है, पिछले 8 साल से वर्दी पहन करके भौकाल टाइट करती आ रही है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आशा बहाली की प्रक्रिया को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से 125 आशा की नियुक्ति की फाइलें अनुमोदन के लिए आई, लेकिन बाद में इन फाइलों को लौटा दिया गया। गायघाट पीएचसी के बाधाखाल पंचायत में 3 आशा के चयन को रद्द कर दिया गया है और वहां पर नए सिरे से चयन किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद जाँच शुरू हुई है, जिसके तहत गायघाट पीएचसी प्रभारी और फिर अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। जांच में सामने आया है कि आम सभा में पीएचसी प्रभारी की अनुपस्थिति के कारण चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। आशा के चयन के लिए ये अनिवार्य है कि पीएचसी प्रभारी और फिर मुखिया दोनों ही आम सभा में मौजूद रहे। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि कुछ ऐसे वार्डों में भी चयन हुआ है जहाँ पर उम्मीदवारों का घर नहीं था, इस कारण चयन को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में उपचुनाव के लिए 4 दिन का भी समय नहीं बचा है। इसी बीच इन उपचुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से शीर्ष अदालत में दायर की गई है। जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 13 नवंबर को बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई है। जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की इस मांग से चुनाव आयोग सहमत नहीं है। जनसुराज पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें चुनाव की तारीख 13 नवंबर के से बढ़ा करके 20 नवंबर करने की मांग की गई थी। इसी को लेकर के अब जनसुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जब जनसुराज पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट दाखिल की गई याचिका में बिहार में छठ पूजा का हवाला देते हुए उपचुनाव की तारीख को 13 से बढ़ा करके 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई है। जनसुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। जनसुराज पार्टी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में धार्मिक आयोजनों के कारण चुनाव की तारीखों को चुनाव आयोग की ओर से बढ़ाया गया है, जबकि बिहार में छठ जैसे लोक आस्था के पर्व के बावजूद भी बिहार में उपचुनाव की तारीखों को आगे नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों, देश के अंदर राजनीति की बात हो, फिर शिक्षा की बात हो, तो फिर एक राज्य का जिक्र होना काफी लाजमी हो जाता है। वह राज्य है बिहार, जहां पर एक समय में आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे लोग निकले और फिर ना जाने कितने आईएएस और आईपीएस। हालांकि वर्तमान में ये राज्य पढ़ाई में ही सबसे पीछे रहा है। अब ऐसा ही कुछ सवालों का जवाब जब बिहार के एक बड़े अधिकारी से लिया गया तो उन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सभागार में एक मीडिया चैनल के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर तरह तरह के लोग आए हुए थे। इसी दौरान शिक्षा को लेकर के बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व सचिव को भी आमंत्रित किया गया था, जहां पर उनसे बिहार की बदहाली को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार बताया है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्य सचिव पत्रकार ने सवाल किया कि बिहार का जो युवा पीढ़ी है वह खास तौर पर ये जानना चाहती है कि बिहार का टाइम गया कब, बिहार में इतना कुछ है इसके बाद भी ऐसा क्यों। इसके जवाब में बिहार सरकार के अधिकारी ने कहा कि बिहार का टाइम गया कब ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा चुटकिला है, क्योंकि इतिहास का इतना लंबा दौर रहा कि बिहार उसे उस समय पहली पंक्ति में गिना जाने वाला स्थान रखता था। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न स्टेट नीति है इसकी वजह से बिहार धीरे धीरे पिछड़ गया है। आज दूसरे राज्य धीरे धीरे करके ऐसे जगह पर पहुंच गया है जहां पर पहुंचना वर्तमान समय में बिहार के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा जब ये पूछा गया कि बिहार में स्नातक की डिग्री समय से नहीं मिल पाती है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके जवाब में बिहार सरकार में बड़े पद पर रहे अधिकारी ने कहा
कहा कि इसको देने के लिए मैं तो सक्षम नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ये राज्य के जो सत्ताधारी लोग हैं वही दे सकते हैं। इसके अलावा जब सवाल किया गया कि इसमें कमी कहाँ है, तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई थी। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जो पढ़ाई होती है या फिर जो लोग पढ़ाते हैं उनकी भर्ती भी गलत तरीके से होती है। या इसके आगे उन्होंने कहा कि इस गलत बहाली में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही लिप्त हैं, बल्कि सभी लोग लिप्त हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने 16 अक्टूबर को देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और फिर पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। यह सरकार ने महंगाई भत्ता और फिर महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे ये 50% से बढ़कर के 53% हो गया है। इस घोषणा के बाद ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि क्या अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में बड़ा बदलाव हो सकता है। जब पहले भी ऐसी अटकलें सामने आई थी कि जब DA 50% की सीमा पार करेगा तो फिर इसे बेसिक सैलरी से में जोड़ दिया जाएगा। जब छठे वेतन आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि DA जब 50% से अधिक हो जाए तो फिर इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर लेना चाहिए। यह सरकार ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार फिलहाल इस पर चर्चा कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चिराग पासवान की पार्टी LJPR ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का संदर्भ बड़ा व्यापक है। अगर आपको इतिहास में लेकर जाऊं तो जब जब देश की संगठन शक्ति का क्षरण हुआ है, मुगलों अंग्रेजों का समय हो देश में, तब विषम परिस्थितियां पैदा हुई है। ऐसी स्थितियों को लेकर के ही इस तरीके के नारे दिए गए हैं। विनीत सिंह ने कहा कि आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे द्वेषपूर्ण व्यवहार रखते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान। इन देशों के समर्थक हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में भी मौजूद है। ऐसी शक्तियों से हमें बच करके रहने और फिर एकजुट रहने की जरूरत है। अगर एकजुट हम लोग रहेंगे तो फिर देश में पहली वाली स्थिति पैदा नहीं होगी और मजबूती से हम लोग विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस मुद्दे पर लोजपा रामविलास ऐसे समय पर बीजेपी का समर्थन कर रही है जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का वक्फ बोर्ड संशोधित विधेयक जातिगत जनगणना आरक्षण लैटरल एंट्री पर केंद्र सरकार से अलग स्टैंड रहा है। आपको बता दो कि बीजेपी की तरफ से यूपी समेत देश भर में कई राज्यों में पोस्टर लगाए गए हैं कि हिंदू तभी सुरक्षित रहेंगे जब एकजुट रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव का कल बर्थडे था। इस बर्थडे पर यानी कि जन्मदिन पर आरजेडी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर केक काट करके जन्मदिन मनाया। इसको लेकर के शुक्रवार की शाम देर रात 12 बजे तेजस्वी यादव का गया के एक होटल में जन्मदिन मनाया गया है, जिसका वीडियो आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। तेजस्वी यादव का ये 35वां बर्थडे है। जब तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार उपचुनाव में मशरूफ है। इस सिलसिले में वे शुक्रवार को गया में मौजूद थे, जहां पर एक होटल में देर रात उनके चाहने वालों ने अपने नेता के जन्मदिन पर केक काटा, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और नेताओं ने उन्हें केक खिलाया। इस मौके पर VIP प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। इसके अलावा आरजेडी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। दोस्तों, क्या हो जब आप घर में आराम से सोए हुए हो और आप आधी रात में उठ करके देखें कि आपके घर के अंदर बड़ा मगरमच्छ टहल रहा हो, तो आपको उस वक्त कैसा महसूस होगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर में अजीब वाकया हुआ। एक घर में रात में बर्तन और दूसरे सामान गिरने की आवाजें आई। लोगों की नींद खुली तो लाइट जला करके देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन जो सामने देखा उसे पूरे परिवार के होश उड़ गए। जब घर के अंदर करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ टहल रहा था। जब इसके बाद तो पूरा परिवार घर छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। मगरमच्छ के डर से 10 घंटे तक पूरा गांव दहशत में रहा। ये वाकया भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित पकरा गांव का है। जब पकरा गांव के उप मुखिया राजीव कुमार अपने परिवार के साथ 7 नवंबर को छठ पर्व की संध्या का अधर देकर के घर लौटे। सुबह जल्दी जागना था, लिहाजा पूरा परिवार जल्द ही सो गया। जब रात में बर्तन सहित अन्य सामान के गिरने की आवाज आई, जब इससे घर के एक सदस्य की नींद टूटी और फिर जो देखा उसे होश उड़ गया। जब उसने देखा कि करीब 10 फीट लंबा एक मगरमच्छ घर के अंदर टहल रहा है। जब उसने बदहवास होकर के शोर मचाना शुरू कर दिया। जब उसके शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। इस दौरान सभी घर के सभी सदस्य डर करके घर छोड़ करके भाग खड़े हुए। शोर शराबा सुन करके मगरमच्छ उप मुखिया राजीव कुमार के पूजा घर में जा घुसा। जब गांव के लोगों ने अपने बूते काफी प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ घर में घुसा रहा। इससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। जब घबराए ग्रामीणों ने इसकी सूचना नवगछिया के SDPO ऋतुराज प्रताप सिंह को और फिर SP पूरन कुमार झा को दिया। पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम की ड्यूटी पर बता घाट
पर लगी हुई थी, इसलिए रात में वे नहीं आई। पूरी रात गांव के लोगों ने जाग करके समय काटा। रात भर घर वालों के साथ साथ पूरे गांव के लोग जगे रहे और पहरा देते रहे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अब लाठी से पीटने से लेकर के धमकी भरे भाषण की एंट्री हो गई है। रामगढ़ विधानसभा में बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह एक तरफ गुंडों को लाठी डंडे से पीटने की बात कर रहे हैं। जब बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह के भाषण की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा से वह पहले विधायक थे। 2024 में बक्सर से सांसद बन गए। इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। जब उस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह के भाई राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजित सिंह चुनावी मैदान में हैं। सुधाकर सिंह ने शुक्रवार की शाम को सभा करके बीजेपी कैंडिडेट और उनके समर्थकों को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ सीट से भले ही 1 साल के विधायक चुना जा रहा हो, इतना याद रखिए कि सुधाकर सिंह 5 साल के लिए सांसद रहेगा। एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं होती है। अगर बीजेपी वाला जीत भी गया तो उसे घुटने पर लाना मुझे आता है। सुधाकर सिंह ने मंच से अपने समर्थकों से कहा कि उस चुनाव में 2020 के चुनाव वाली गलती नहीं करना है। जब उस समय तो सिर्फ 3 जगह पर बीजेपी वालों को पीटे थे, इस दफे 300 बूथों पर उनको लाठी से पीटेंगे। सुधाकर सिंह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि गर्म मिजाज का आदमी हूँ, गलत चीज हमें बर्दाश्त नहीं होती है, जिसका उदाहरण लोगों ने देख लिया है। जब बिहार में आरजेडी की नीतीश सरकार के साथ सरकार में बनी थी तो फिर उस समय सरकार में मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था। वहां भी मैं मुख्यमंत्री के सामने तन गया था। दोस्तों, बिहार के विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन शनिवार को उनके समर्थकों ने जोर शोर से मनाया। तेजस्वी यादव के समर्थक उनके जन्मदिन के अवसर पर अपनी अनूठी भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बिहार के वैशाली जिले में एक समर्थक ने तो हद कर दी जब वह तेजस्वी यादव का केक काटने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जब पेड़ पर बैठ करके उसने तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां से जन्मदिन का केक काट करके तेजस्वी की तस्वीर को केक खिलाया। वहीं पर हाजीपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक ने तेजस्वी की तस्वीर वाला विशेष केक मंगवाया और ढोल नगाड़े के साथ जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही महुआ के विधायक ने एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने खुद भी रक्तदान किया। रक्तदान के महत्व पर चर्चा करते हुए विधायक मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों से भी रक्तदान की अपील की। दोस्तों, पटना में 33 समेत बिहार भर में डेंगू के 50 नए मरीज मिले हैं। राज्य भर में अब डेंगू मरीजों की संख्या 8123 हो गई है। जब बांका, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, गया, किशनगंज, नवादा, पूर्णिया, सारण, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली जिले में डेंगू के मरीज मिले हैं। बचे हुए जिलों में डेंगू मरीज नहीं मिले हैं। जहाँ सीवान के सिसवन प्रखंड के चैनपुर बाजार के एक युवक की प्लेटलेट कम होने की वजह से उनकी जान चली गई। ऐसे ही कई सारे मामले सामने आए हैं जो डेंगू की वजह से कई सारे लोगों की जान गई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा में कहा कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, जबकि विपक्ष ने उन्हें केवल वोट के लिए उपयोग किया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हमने काम किया है। हमने मुस्लिम समुदाय के लिए कई कदम उठाए हैं। मदरसों की सरकारी मान्यता दी गई है तथा उनके शिक्षकों को वही वेतन दिया जाता है जो अन्य सरकारी शिक्षकों को दिया जाता है। जब विपक्ष पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने केवल मुसलमानों से वोट लिया है, किंतु उनके हित में कुछ काम नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वे देखें कि उनके लिए कितने कार्य किए गए हैं तथा विपक्ष के भ्रम में ना पड़े। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार सभी समुदाय की सेवा करती रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या फिर महादलित। साथ ही बिहार की पूर्ववर्ती सरकारों पर टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 1989 में भागलपुर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम 2005 में सत्ता में आए तथा हमने मामले की जांच कराई तथा दोषियों पर कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन था, जहां आरजेडी कार्यालय में धूमधाम के साथ इसका जन्मदिन मनाया गया। तेजस्वी यादव के बर्थडे पर पिता लालू प्रसाद यादव ने पत्र लिखा है। लालू प्रसाद यादव ने पत्र में लिखा कि बिहार के जन जन का जीवन यशस्वी और तेजस्वी बने, इसके लिए कुल देवी देवता तुम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। तुम जनता के थे, जनता के हो और सदा जनता के ही रहोगे। ढेर सारा प्यार, खूब खूब आशीर्वाद। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बाबू। लालू प्रसाद
प्रसाद यादव ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि प्रिय तेजस्वी, तुम्हारे जन्मदिन पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परम पिता आपको हिम्मत, हौसला, ताकत, सेहत, ऊर्जा, आत्मबल और अटूट इच्छा शक्ति प्रदान करें। जन सेवा के जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पर बिना थके, बिना झुके जनता के निरंतर सेवा करते आगे बढ़ो। समाजवाद की मसाल को अपने खून पसीने से रोशन करते रहो। संविधान, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और फिर लोकतंत्र की रक्षा और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए सदैव तैयार रहे। आपके सारे वचन और फिर सारी कस्में पूर्ण हो, फिर चाहे वह नौजवानों को नौकरी, रोजगार दिलाने की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर सुरक्षा की बात हो, किसान और मजदूर के हक की बात हो, माताओं, बहनों और फिर दीदियों के सम्मान की बात हो। आप अपने सभी संकल्पों को हर हाल में पूरा कर पाएं, यही आशा, प्रार्थना और फिर दुआ करता हूँ। दोस्तों, बिहार सरकार 8,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बेतिया राज की तत्कालीन संपदा को अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है, जिसमें चंपारण से लेकर के बिहार के कई जिलों तक फैली 15,000 एकड़ से अधिक जमीन और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में फैली 143 एकड़ जमीन शामिल है। अधिकारियों के अनुसार राज्य की सबसे बड़ी संपदाओं में से एक बेतिया राज की लगभग 50% जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। इस संपदा पर प्रबंधन पहले कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा किया जाता था, लेकिन अब बिहार सरकार का राजस्व बोर्ड एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी और 2 दलकों के साथ इसकी देखभाल करता है। दिसंबर के मध्य तक राजस्व बोर्ड के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार अकेले पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया राज की लगभग 6,505 एकड़ जमीन में से लगभग 66% अतिक्रमण हो चुका है। जहाँ चंपारण जिले के अलावा बेतिया राज की जमीनें सारण, गोपालगंज, पटना, सिवान और फिर राज्य के अन्य जिले भी शामिल है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के सांसद सुधाकर सिंह की लाठी से मारने वाले बयान पर जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां उनके सुर बीजेपी के साथ मिलते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद का काम किसी को डराना नहीं बल्कि जनता की समस्या का समाधान करना है। सुधाकर सिंह प्रकरण के बहाने उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, जहाँ रामगढ़ में अपने भाई अजित सिंह के लिए वोट मांगने गए सुधाकर सिंह ने कहा कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 3 बूथों पर लाठी से मारे थे, इस बार 300 बूथों पर मारेंगे। इस पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जब प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बक्सर के सांसद के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसद जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनकी आवाज उठाना होता है, किसी को डराना नहीं।